पिछले व्याख्यान में हमने भर्ती से संबंधित समस्याओं के संबंध में अध्ययन किया था कि लोक सेवाओं में भर्ती की समस्याएं क्या क्या हैं, भर्ती भीतर से होनी चाहिए या बाहर से होनी चाहिए, और इन दोनों प्रकार से जो भर्ती की जाती है उनसे क्या क्या लाभ एवं उनके क्या क्या दोष हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि लोक सेवाओं के लिए आवश्यक अर्हताएं या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर पब्लिक ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज क्या होनी चाहिए। लोक सेवाओं में प्रवेश पाने के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए कुछ योग्यताओं को निश्चित करना बहुत आवश्यक होता है। हालांकि विद्वानों का मत है कि योग्यता निश्चित करने से समानता के सिद्धांत का उल्लंघन होता है, लेकिन फिर भी सार्वजनिक पदों के लिए सभी व्यक्तियों को उन पदों के लिए खुला नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि सार्वजनिक कार्य करने के लिए कुछ न कुछ विशेष योग्यताओं का होना तो जरूरी होता है। इसलिए शैक्षणिक या फिर किसी भी प्रकार की योग्यता निर्धारित करने से चयन का क्षेत्र फिर भी संकुचित हो जाता है, लेकिन हर एक पद के लिए हर एक व्यक्ति योग्य नहीं होता है। इसलिए विभिन्न सरकारी पदों के लिए कुछ न कुछ पूर्व निर्धारित योग्यताएं होना आवश्यक माना जाता है। लोक सेवा में प्रवेश में पाने के लिए दो प्रकार की अर्हताएं या योग्यताएं रखी जा सकती हैं। एक तो सामान्य योग्यता जनरल क्वालिफिकेशन, और इससे स्पेशल क्वालिफिकेशन विशेष योग्यता। जनरल क्वालिफिकेशन सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य होती हैं, और विशेष योग्यता अगर कोई विशिष्ट नौकरी है तो उसके लिए निर्धारित की जाती है। जनरल क्वालिफिकेशन या सामान्य अर्हताएं कुछ इस तरह से हो सकती हैं, जैसे नागरिकता संबंधी अर्हता, अधिवास संबंधी अर्हता या योग्यता, लिंग संबंधी अर्हता या आयु संबंधी अर्हता। नागरिकता या सिटीजनशिप से संबंधित अर्हता से तात्पर्य है कि लोक सेवा के लिए आवेदन करने वालों के लिए राज्य का नागरिक होना आवश्यक है, और किसी भी राज्य में विदेशियों को साधारणतया सरकारी पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता है, और यदि कोई सरकारी पद किसी विदेशी को दे भी दिया जाता है तो उसका कार्यकाल थोड़े समय के लिए ही होता है। निवास संबंधी योग्यता, डोमिसाइल और रेजिडेंस संबंधी योग्यता से तात्पर्य है कि सरकारी सेवा के लिए निवास की योग्यता को भी अनिवार्य योग्यता माना जाता है, पूर्व अपेक्षित योग्यता माना जाता है, और इस योग्यता के निर्धारण के पीछे सिद्धांत यह है कि सार्वजनिक सेवा में आने के लिए स्थान विशेष के संबंध में उस व्यक्ति या कैंडिडेट को पूरी जानकारी होनी चाहिए। निवास संबंधी योग्यता का एक और आधार यह है कि इसमें स्थानीयता की भावना शामिल होती है, और स्थानीय लोगों की ये मांग रहती है कि उनके बीच में सेवा करने वाला व्यक्ति उनके ही क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। योग्यता के निर्धारण के लिए सार्वजनिक सेवा में स्थान विशेष के संबंध में पूरी जानकारी होना एक आवश्यक इसलिए माना जाता है क्योंकि जो भी सार्वजनिक सेवा में कार्य करने के लिए आएगा उसको जनता के बीच जाकर ही कार्य करना होता है, और उस स्थान विशेष के संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर वो अधिक अच्छी तरह से काम कर सकेगा। इसलिए इस तरह के अधिवास की आवश्यकता मानी जाती है। भारत में अधिवास संबंधी नियम 1957 तक लागू थे, और भारत जैसे देश में जहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था है, राज्यों में स्थानीय लोगों की ये इच्छा होती है कि राज्य की लोक सेवाओं में मुख्यतः उन्हीं के राज्य के लोगों की नियुक्ति होनी चाहिए, या ये तर्क दिया जाता है कि सन्स ऑफ द सॉइल की नियुक्ति होनी चाहिए, राज्य के लोगों की या राज्य के सपूतों की ही नियुक्ति होनी चाहिए। लेकिन लोक सेवाओं को राज्य के बहुसंख्यक भाषाई समूह के लिए ही अगर रक्षित कर दिया जाएगा तो अन्य समूहों में अनिवार्यतः असंतोष उत्पन्न
हो जाएगा। और साथ ही भारत में इतने सारे राज्य हैं और चूँकि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, इसलिए हर राज्य में दूसरे राज्य के व्यक्तियों को फिर सेवाओं में जाने का अधिकार नहीं मिल सकेगा। ऐसी अवस्था में प्रतिभा का स्वतंत्र प्रवाह रुक जाएगा और प्रशासकीय कौशल भी कम हो जाएगा। इसलिए केंद्रीय सरकार ने लोक सेवा योजना 1957 अधिनियम पारित किया और यह अधिनियम लोक सेवा में नियुक्ति के लिए अधिवासी प्रतिबंधों का अंत कर देता है कि हर राज्य में उसी राज्य का अधिवासी होना जरूरी नहीं है। इस अधिनियम के द्वारा देश की लोक सेवाओं में प्रवेश पाने के संबंध में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करके देश की प्रशासकीय एकता को सुदृढ़ बनाया गया है। लेकिन फिर भी भारत के राज्यों में एक अलिखित नियम विकसित होता जा रहा है कि राज्य के निवासियों को ही नौकरी में रखा जाए और कई राज्यों ने जब वैकेंसी निकाली जाती है तो इस प्रकार के कुछ प्रावधान रखे जाते हैं, जैसे कि उस राज्य की भाषा का होना अनिवार्य है या उस क्षेत्र की बोलचाल और रीति रिवाजों संबंधी जानकारी होना आवश्यक है और उसके आधार पर ही कैंडिडेट्स की नियुक्ति की जाएगी। तो इस प्रकार से हालांकि जो अधिवास या निवास संबंधी जो नियम हैं वो नियम तो सबको स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, लेकिन कभी कभी राज्य या सरकारें इस नियम में थोड़ा हस्तक्षेप कर लेती हैं। इसी तरह से तीसरा जो आवश्यक अर्हता है लोक सेवा के लिए वो होती है लिंग की योग्यता। कभी कभी विशिष्ट पदों के लिए लिंग की अर्हता भी निर्धारित कर दी जाती है और पिछले समय बहुत पहले स्त्रियों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाती थी और इसलिए स्त्रियों के साथ में सरकारी सेवा में भेदभाव भी हो जाता था। कई समय तक सेना में भी महिलाओं को नियुक्ति नहीं दी जाती थी। इसी तरह से हवाई जहाज में परिचारिकाओं या एयर होस्टेस के पद के लिए सिर्फ नवयुवतियों की ही नियुक्ति की जाती थी। तो इस तरह से स्त्री और पुरुष के संबंध में जो लिंग भेद है वो भी सेवाओं में अस्तित्व में देखने को मिलता है। लेकिन वर्तमान समय में सेना में भी अब भर्ती के लिए स्त्रियों को आगे आने दिया जा रहा है, उनकी भी भर्ती की जा रही है और सैद्धांतिक रूप से भारत में लोक सेवाओं के लिए स्त्री और पुरुषों को समान अवसर प्राप्त होते हैं और सेना में और पुलिस में स्त्रियों की भर्ती भी की जाने लगी है। इसी तरह से लोक सेवकों की भर्ती के लिए जो सामान्य योग्यता है वो आयु की योग्यता है। आयु का प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके संबंध में दो विचार हैं कि एक तो ये कि प्रत्याशियों को कम आयु में प्रवेश देना चाहिए और दूसरा ये है कि जब व्यक्ति परिपक्व हो जाए तो उसे सेवाओं में नियुक्त करना चाहिए। आयु की योग्यता के संबंध में विद्वानों ने बहुत अच्छी तरह से प्रकाश डाला है कि आयु के संबंध में किस प्रकार से फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। जब हम कम आयु की सेवा में कम आयु में लोगों को प्रवेश देने की बात करते हैं तो हम एक तरह से ब्रिटिश सेवा का उदाहरण ले सकते हैं और जब हम अधिक आयु या परिपक्व आयु में प्रवेश देने की बात करते हैं लोक सेवा में तो हम अमेरिकी पद्धति का उदाहरण ले सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किंग्सले ने बहुत अच्छा वर्णन किया है और उन्होंने लिखा है कि लोक भर्ती के संबंध में दो संभाव्य प्रणालियां हैं और ये हैं कि नवयुवकों को स्कूलों और विश्वविद्यालयों से उनकी परीक्षाओं के आधार पर भर्ती किया जाए या फिर अधिक परिपक्व आयु के स्त्री पुरुषों को उनके कार्य के अनुभव से संबंधित प्रायोगिक परीक्षाओं के आधार पर भर्ती किया जाए। अगर नवयुवकों को भर्ती किया जाता है जैसा कि विशेषतः इंग्लैंड में होता है
तो दूसरी तरह की भर्ती अमेरिका में होती है। पहले विकल्प में या पहले तरह की भर्ती में नवयुवकों की भर्ती में पद परंपरा या सोपानों का अस्तित्व दिया हुआ होता है, जिन पर अधिकारी जीवन भर आगे बढ़ते रहते हैं, एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर, एक पद से ऊंचे पद पर पहुंचते रहते हैं। और अगर परिपक्वता के आधार पर भर्ती की जाती है तो ये एक ऐसे लोगों का समूह बन जाता है जिनको कार्य विशेष के लिए अपनी जो टेक्नोलॉजिकल क्वालिफिकेशन है उनके आधार पर लिया जाता है। और पहले वाली जो पद्धति होती है नवयुवकों की भर्ती की, उसमें पदोन्नति पर बल दिया जाता है और इसका परिणाम ये होता है कि इसमें चलित सेवा इसको मानी जाती है, प्रवाही सेवा मानी जाती है। लोग एक पद से दूसरे पद पर पहुंचते रहते हैं लोक सेवा के। जबकि तकनीक के आधार पर अगर बल दिया जाता है तो ये अधिक स्थायी सेवा मानी जाती है और इसमें साधारण लोग लेकिन अनुभवी योग्यता वाले लोग भी इसमें आ सकते हैं। तो भारत में शासकीय सेवा में आने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष या IAS में भर्ती या अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती की उम्र 32 वर्ष कर दी गई है। और सामान्यतया युवावस्था में ही भारत में युवक और युवतियों को लोक सेवा में प्रवेश दे दिया जाता है। भारतीय लोक सेवा को एक कैरियर के रूप में अपनाया जा सकता है और वो पद निवृत्ति तक, जब तक वो सेवानिवृत्त नहीं होता है, लोक सेवा में रह सकते हैं। और जिन पदों पर अनुभवी व्यक्तियों को नियुक्त करना होता है उन पदों के लिए अनुभव की अवधि के आधार पर न्यूनतम आयु तय की जाती है। और जैसे अगर मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर्स की भर्ती करनी हो तो लगभग 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, इस प्रकार निर्धारित किया जा सकता है। और फिर उस समय न्यूनतम आयु 30 वर्ष या 35 वर्ष निर्धारित की जा सकती है। और ऐसा इस तरह की प्रकृति वाली अन्य लोक सेवाओं में भी किया जा सकता है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।